शाम 4:30 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। इनमें से सिर्फ एक राज्य में अभी बीजेपी की सरकार। भारत बंद का दिख रहा असर, दुकानों पर पड़े ताले, कई शहरों में सड़कें सूनी। शाम 8 बजे तक लागू रहेगा भारत बंद। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मिलने का मामला। संदिग्ध कार से एक धमकी भरा लेटर भी बरामद। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को दी गई धमकी। और केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद। 100 से अधिक जिलेटिन की छड़ें और 350 डिटोनेटर जब्त किए गए। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहले भारत खिलौना मेले का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। छात्र इस प्रतियोगिता के माध्यम से खेल और पढ़ाई आदि के लिए खिलौने, डिजाइन और तकनीक तैयार करेंगे। इसमें विजेताओं को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों का कौशल विकास समेत छोटे कारीगरों के साथ मिलकर इंटर्नशिप करने के तहत इसमें काम करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने मेडिकल ग्रेजुएट हुए छात्रों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम ने मेडिकल में ग्रेजुएट हुए छात्रों को बधाई दी। साथ ही भारत को मेडिकल के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला देश बताया। पीएम ने कहा कि छात्र उस समय में मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं जब दुनिया भर के लोग भारत की मेडिकल सर्विस को सम्मानजनक और विश्वसनीयता से देख रहे हैं। ऐसे में मेडिकल छात्रों से और ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो देश को नए आयाम तक ले जाएं। कोरोना से बचाव को लेकर भारत ने न केवल एक नया रास्ता बनाया बल्कि दूसरों की मदद भी की है। आज भारत सबसे कम मृत्यु दर और उच्च वसूली दर वाले देशों में से एक है। मेडिकल छात्रों से उम्मीद है कि वो भारत में और भी पैंडेमिक बीमारियों से बचाव का इलाज खोजेंगे और भारतीय स्वास्थ्य इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे। Friends, this is the time when you will transition from one important phase of your life to another. This is the time when you will transition from learning to healing. This is the time when you will transition from earning marks in your exams to making a mark in society. Friends, the COVID-19 pandemic was a completely unexpected occurrence for the world. There was no preset formula for anything. In such a time, India has not only made a new path, but also helped others walk with it. India has among the lowest death rates. Recovery rates are high. India is producing medicines for the world and making vaccines for the world. केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। रेलवे सुरक्षा बलों ने ट्रेन से 100 से अधिक जिलेटिन की छड़ें और 350 डिटोनेटर जब्त किए हैं। विस्फोटक चेन्नई मंगलापुरम एक्सप्रेस 02685 से बरामद किया गया। महिला यात्री को इस संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि तमिलनाडु की बताई जा रही है।
महिला की सीट के नीचे विस्फोटक बरामद किया गया। महिला ने स्वीकार किया कि वह कुआं खोदने के मकसद से जिलेटिन की छड़ें लेकर आई थी। बता दें कि जिलेटिन एक तरह का विस्फोटक है जो लिक्विड या ठोस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये गन कॉटन फैमिली का विस्फोटक माना जाता है। भारत में इस विस्फोटक का इस्तेमाल पहाड़ों को तोड़ने और खदानों में किया जाता है। इसे खरीदने या रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इसकी मात्रा और इस्तेमाल सरकार निर्धारित करती है। जिलेटिन ट्रिगर पाने पर विस्फोट करता है। इसका इस्तेमाल नक्सली संगठन के अलावा आतंकी संगठन भी करते हैं। FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है। इस मसले पर रक्षा विशेषज्ञ SP सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है पूरे विश्व का। वो टेरर फंडिंग करता है हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को, मसूद अजहर को, और वो उसको प्रोटेक्शन देता है। तो जब पाकिस्तान फुली इन्वॉल्व है आतंकवाद के साथ, तो उसको फिर ग्रे लिस्ट में क्यों डालना, ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि FATF का जो प्रोसीजर है, जो फंक्शनिंग स्टाइल है, वो बदलने की ज़रूरत है और रूल ऑफ मेजॉरिटी प्रिवेल करे। फिर तो बहुत जल्दी वो ब्लैक लिस्ट पे आ जाएगा पाकिस्तान। ये ने जो कहा है कि हम नॉर्मल रिश्ता चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान ने 1 इंच भी ज़मीन चाइना को सीड नहीं किया, उसको कब्जा में नहीं दिया। दोनों बात सच है। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान का फॉरेन पॉलिसी है कि हम शांति चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम प्रेम में विश्वास करते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम दूसरों की रोटी नहीं छीनते, दूसरे का हक नहीं छीनते। और दूसरे जब बिंदु पे बात हो रही है तो चीन सच, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन हमारा नहीं गया है चीन के पास, ये सच है। फिंगर 4 से फिंगर 4 में हम पेट्रोलिंग करते थे। फिंगर 3 में हमारा परमानेंट धन सिंह थापा परमानेंट पोस्ट है, तो पोस्ट हम अभी भी हमारे पास है। तो पेट्रोलिंग एरिया जो बफर जोन है, उसको यदि लोग चिल्लाने लगते हैं कि चीन ले गया, ये गलत है। तो दोनों चीज़ सही है। हमारा हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत क्लियर है, प्रेम की भाषा, शांति, लेकिन आंख दिखाओगे तो उचित उत्तर मिलेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान हो सकता है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। 5 राज्यों की मतगणना एक ही दिन होगी। 1 मई से पहले विधानसभा गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दरअसल 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 1 मई से पहले चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने का प्लान बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों से अब्बास सिद्दीकी की CPM और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। वहीं इस मामले में बात आगे नहीं बढ़ी थी। इस दौरान अब्बास सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दिन से हम चाह रहे थे जे बंगाल के चुनाव में 2021 जो चुनाव आ रहे, इसमें वोट बंटवारा होने से हम लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अगर एक साथ होकर लड़े तो अच्छा होगा। उसी हिसाब से हम लोग ने आवाज़ उठाई है, जहाँ जहाँ हम सीट देंगे उसी जगह, जो सीट नहीं देंगे बाकी जगह उनको हम सपोर्ट करेंगे। इसीलिए वाम कांग्रेस ने हमारे बात को सपोर्ट किए थे, उनसे बात चल रहे थे। वाम की तरफ से खुलासा किए हैं 30 जगह सीट जहाँ हम मांगे थे ज़्यादातर उस जगह को उन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। तो इसीलिए हम आज के प्रेस मीट से आप जितना इंसान है सबको समझ रहे जाइए, हम के साथ वाम का जो जोट का बात चल रहा है वाम के साथ कंप्लीट हो गए। कांग्रेस के साथ तो अभी तक आपकी बात चल रही है कि बात कितनी आगे बढ़ी?
देखिए, कांग्रेस के साथ 2 बार बैठक हुए थे। हमारे दल का जो चेयरमैन है, उस बैठक से उतना तो खुलासा नहीं हुआ है। मतलब जो लोग जो जोट करना चाह रहे हैं, ऐसा तो कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए 25 फरवरी को फिर और एक चिट्ठी दिए हैं, तो जिसमें हमारा मानना है अगर उसके साथ भी जोट हो जाए तो अच्छा होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोयला घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को भी प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण कोलकाता और आसनसोल के आसपास वाले इलाकों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कोयला घोटाला और मवेशियों की तस्करी से संबंधित की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में सीबीआई और ईडी ने कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि बंगाल में ईडी की ये दूसरे राउंड की छापेमारी है। इससे पहले की कार्रवाई में ईडी को कई अहम सुराग मिले थे। उन्हीं इनपुट्स के आधार पर आज ये कार्रवाई की गई है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर इस बार घेरा है। देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज शुक्रवार को साइकिल चलाकर विधानसभा के लिए निकले और पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों पर घेरने के लिए तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर के बाद अब साइकिल का सहारा लिया है। इससे पहले वो ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि उन्हें ट्रैक्टर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज तेजस्वी अपने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी निवास से साइकिल पर सवारी कर विधानसभा के लिए निकले हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव का एक पुराना फोटो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साइकिल चलाकर विधानसभा जाते दिख रहे हैं। हालांकि उस समय इसे एक साधन की तरह नॉर्मल उपयोग में लिया जाता था। से पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है, आप लोग जानते यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। आज महंगाई जो है इनकी भौजाई लगी हुई है। इसलिए हम सब लोग जो है जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई है, आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पे हमने पहले भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का एक मेन मकसद ये भी था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पे हमला किया जाए। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है। और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही अन्य विधायी कार्य निपटाए जा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार 1 मार्च को द्वितीय अनुपूरक विवरणी और 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। लगभग 1 माह चलने वाले सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय व्यय की अनुदान मांगों पर बहस होगी। सरकार का इस पर जवाब आएगा और मतदान के बाद सदन अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान करेगा। इस दौरान सीएम प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल के माध्यम से जनप्रतिनिधि राज्य सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण मसलों की ओर आकृष्ट करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायने में अहम है। पिछले साल बजट सत्र के दौरान ही कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में लॉकडाउन लगा था और सत्र को समय से पहले ही स्थापित करना पड़ा था। पिछले 1 साल के दौरान मानसून सत्र और 1 दिन के विशेष सत्र को छोड़ दें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष लंबे समय बाद आमने सामने होंगे। ऐसे में तमाम मसलों पर टकराव लाजमी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर अब राज्य के बजट सत्र पर पड़ता नजर आ रहा है। आमतौर पर 4 हफ्तों तक चलने वाले इस सत्र को इस बार केवल 10 दिनों के लिए रखा जा रहा है, यानी 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर इस बार बजट सेशन को महज 10 दिनों के लिए रखा गया है। आज महाराष्ट्र के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें 2 हफ्तों का कार्यक्रम जाहिर किया गया।
1 तारीख से विधानसभा शुरू होगी। सप्लीमेंट्री डिमांड पहले सप्ताह में होगा और दूसरे सप्ताह के पहले दिन 8 तारीख को महाराष्ट्र का बजट पेश किया जाएगा और महाराष्ट्र के 2 हफ्तों के कामकाज पे मुहर लगी है। फिर दोबारा बीएससी बैठेगी और कैसे असेंबली आगे चलाना है वो तय करेगी, लेकिन 2 हफ्तों का कार्यक्रम महाराष्ट्र की असेंबली का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है, जिसमें 8 तारीख को बजट पेश। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की वापसी का असर अब बजट सत्र पर पड़ता नजर आ रहा है। आमतौर पर 4 हफ्तों तक चलने वाले इस सत्र को इस बार केवल 10 दिनों के लिए रखा जा रहा है, यानी 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर इस बार बजट सेशन को 10 दिनों का रखा गया है। जानकारी मिल रही है कि कोरोना के जिस कदर मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के मसले समेत अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जो कल महत्वपूर्ण निर्णय आया है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यूके कोर्ट ने कहा है, तुषार मेहता जी को कोट करते हुए, कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, वह पूरी तरह निष्पक्ष है और यूनाइटेड नेशंस के जुडिशरी सिस्टम को भी उसके ऊपर पूरा विश्वास है। तो यह जो भारत के कुछ लोग, खासकर अपोजिशन वाले, इस बात को कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये है, इस तरह से अपने इंस्टीट्यूशंस को, प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करना उनके लिए ठीक नहीं है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और नीरव मोदी वापस आने से उनके जो सरकार का जो बैंकों का पैसा है वह तो रिकवर होगा ही, न्याय प्रक्रिया भी मजबूत होगी और साथ में जो कन्फिस्केशन वगैरह की जो प्रोसेस चल रही है उससे बैंकों का पैसा रिकवर होगा। ये ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन आई है, ये अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है।
जो लोग इतने दिनों से चर्चा कर रहे थे कि यह जो सोशल मीडिया है वह कहीं ना कहीं अनरूली हो रहा है, और यह अल्टीमेटली ये सारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यह रेगुलेटर नहीं बन सकते, इन्हें भारत के कानून के अंतर्गत काम करना है। अभी सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं जिससे एक ट्रांसपेरेंसी अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो एक जो फेक न्यूज़ और इसका जो चल रहा था पूरा साम्राज्य बनता जा रहा था, भारत की संप्रभुता को भी जिन्होंने चैलेंज किया था, वह कम होगा। वित्त मंत्री जी ने बता दिया है कि धर्म संकट है, सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है, और सरकार ने इस बार बजट में बहुत सारी नई घोषणाएं की हैं। आत्मनिर्भर भारत में भी समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान सरकार ने घोषणा की है, और टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से टैक्स नहीं बढ़ाया है, जीएसटी में भी टैक्स कम किया है। तो कुछ समय में जैसे मूडी ने और बाकी लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, अगले वर्ष जो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तो आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन का बयान। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल किस कमेंट को मानेंगे, क्या यह सरकार तय करेगी। और दूसरा, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए, और ज़्यादातर जो भी ऑब्जेक्शनल जो सामग्री होगी वो तो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की होगी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि सोशल मीडिया से उनकी पोल खुल रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कमेटी बननी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भारत बंद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले कहती थी कि हम आएंगे, देश की जीडीपी बढ़ाएंगे, तो उनकी जीडीपी का मतलब था गैस, डीजल, पेट्रोल। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बेइंतहा बढ़ा दिए, धन्ना सेठों की मदद कर दी। उनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, गरीब किसान से कोई मतलब नहीं है, वो देश की जीडीपी बढ़ाए चले जा रहे हैं। मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल बढ़ाए जा, को लगने लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी अब पोल खुलने लगी है, तो अब उस पर उन्होंने सोशल मीडिया पे तानाशाही शुरू कर दी। ये सच है कि कई बार सोशल मीडिया पे गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि इसके ऊपर एक कमेटी बने जिसमें सत्ता दल और विपक्ष दोनों के लोग हों, और वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या गलत है क्या सही है। वरना भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो, जिस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपना कब्जा कर रखा है, उसी तरह से वो सोशल मीडिया पे भी भगवत गीता का संदेश अब आसमान की अनंत गहराइयों में भी गूंजेगा। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस बार अपने साथ 19 सैटेलाइट के अलावा भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति अपने साथ लेकर उड़ान भरने की तैयारी में है। इसरो ने PSLV C51 की गुरुवार को लॉन्च रिहर्सल पूरी कर ली। ये इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला कॉमर्शियल मिशन है। PSLV C51 आगामी रविवार यानी 28 फरवरी को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। PSLV के साथ जहां प्राइमरी सैटेलाइट के तौर पर ब्राजील की अमेजोनिया 1 मौजूद होगी, वहीं 18 अन्य छोटी सैटेलाइट भी इस उड़ान में रॉकेट के साथ मौजूद रहेंगी। दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों में गिने जाने वाली लेक सिटी का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का टॉप एयरपोर्ट बन गया है। उदयपुर एयरपोर्ट ने ग्राहक संतुष्टि के मामले में यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं इस लिस्ट में मदुरई हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है, जिसने ग्राहक संतुष्टि के मामले में ये उपलब्धि हासिल की। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित सर्विस क्वालिटी मापदंडों को ध्यान में रखकर साल 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे कराया जाता है। इसमें जुलाई से दिसंबर 2020 के सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि मदुरई हवाई अड्डे ने दूसरा और गया एयरपोर्ट को तीसरा स्थान हासिल हुआ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजन प्राइम पर विवादित वेब सीरीज तांडव के प्रसारण मामले में अमेजन प्राइम की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। नहीं, माननीय उच्च न्यायालय की जो कल की टिप्पणी है उसका मैं तो स्वागत करता हूं, और किसी को भी इस बात की छूट नहीं होनी चाहिए कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी वेब सीरीज को लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, या किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी पूज्य का, किसी भी आराधक का अपमान करें, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं तो जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने सोशल मीडिया को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने गुरुवार को ठुकरा दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हिंदुस्तान से जाने कैसे दिया गया और जाने किसने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और एक के बाद एक जो लोग कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी से जुड़े थे, उन सब को विदेश में जाने दिया गया और वो आराम से वो रह रहे हैं। तो अंतोगत्वा आदेश तो हो गया, लेकिन बाकी प्रक्रिया भी पूरी करके भारत सरकार जल्दी से जल्दी इनको यहाँ पर लाए और हिंदुस्तान की कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको सज़ा दी जाए। देखिए, जो सोशल मीडिया पर जो भ्रामक न्यूज़ आती थी, फेक न्यूज़ आती थी, गलत न्यूज़ आती थी, उनके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उन्होंने निर्णय लिया है और कुछ मैकेनिज़्म, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी उसमें निर्णय लिया गया। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है, वही इस सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर। भारत में जनगणना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित जनगणना को लेकर आज सुनवाई हुई। पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पिछड़े वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट इस मांग से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ आगे सुनवाई करेगा। साथ ही याचिका से संबंधित मुद्दे पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ने का भी आदेश दिया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज़।